अब क्या होता है, जैसे कोई भी बैंक में जाके हम डीमैट खोल सकते हैं, वैसे हम किसी भी डीपी में जाके अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। तो डीपी को क्या बोलेंगे? ब्रोकर बोलेंगे। ब्रोकर कौन होता है? जिसके थ्रू हम खरीद बेच करते हैं। मतलब अगर मेरे को आज एक डीमैट अकाउंट खोलना है, जैसे अभी तो ये ऑनलाइन भी खुल रहा है, वजीर एक्स पे खुल रहा है, बहुत सारा एप्स है जिसमें जाकर हम लोग खोलते हैं। तो ऑन एक आजकल आ गया है मोबाइल पे एक ऐप है जो कि डीपी ही है, जिसमें जाके हम अपना अकाउंट खोलते हैं, फॉर्म भरते हैं और फिर उससे खरीद बेच करने लगते हैं। अगर मोबाइल पे नहीं करना है तो कोटक महिंद्रा है, बहुत सारे बैंक्स हैं जो ये डीपी फैसिलिटी देता है। तो हम जाके उसमें अपना डीमैट अकाउंट खोलेंगे, खोलकर उससे अपना ट्रेडिंग करेंगे, शेयर खरीद बेच करेंगे। तो डीपी को हम क्या बोल सकते हैं? एक ब्रोकर। acts as an agent of the investors at the stock exchange. A DP is the representative of the investor in the depository system. डिपॉजिटरी सिस्टम के अंदर मेरे को कोई तो चाहिए जिसके थ्रू हम करेंगे, तो डीपी मेरा रिप्रेजेंटेटिव की तरह एक्ट करता है कि हम इसके थ्रू करते हैं। तो डीपी का कैरेक्टरिस्टिक कैसा है? डीपी कैसा होता है? ट्रांसमिशन रिक्वेस्ट और नॉमिनेशन। मतलब डीपी में हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं किसी भी बात के लिए, हमको अगर कुछ चाहिए या हटाना है तो हम डीपी में रिक्वेस्ट कर सकते हैं। डीपी एजेंट की तरह एक्ट करता है। कस्टमर इंटरफेस ऑफ डिपॉजिटरी। कस्टमर इंटरफेस का मतलब होता है कस्टमर के हिसाब से जब काम होता है, हमको जो करना है हम आराम से उसमें जाके कर सकते हैं, तो कस्टमर इंटरफेस है। मतलब कस्टमर के हिसाब से चीजें होंगी। फंक्शंस लाइक सिक्योरिटीज बैंक, ये बैंक की तरह एक्ट करता है, जिसको हम सिक्योरिटीज बैंक बोल सकते हैं। रास्ते में जो बैंक है वो कमर्शियल बैंक है जिसमें हम पैसा जमा करते हैं, ये सिक्योरिटीज बैंक है जिसमें हम शेयर्स जमा करते हैं। अकाउंट ओपनिंग, इसमें अकाउंट ओपन करना पड़ता है। फैसिलिटेट डीमटेरियलाइजेशन। डीमटेरियलाइजेशन का मतलब हम लोग चैप्टर 1 में समझे हैं, फिजिकल फॉर्म से, फिजिकल शेयर से जब हम इलेक्ट्रॉनिक में गए उसको डीमटेरियलाइजेशन कहते हैं। तो ये हम लोग को डीपी हम लोग को डीमटेरियलाइजेशन का फैसिलिटी देता है। डीमटेरियलाइजेशन मतलब ऑनलाइन शेयर खरीद बेच कर पाने का फैसिलिटी। इंस्टेंट ट्रांसफर होता है डीपी में। इनेबल्स ऑफ मार्केट ट्रांसफर। ऑफ मार्केट ट्रांसफर मतलब मार्केट में जाकर कुछ नहीं खरीदना है, हम घर बैठ के ही खरीद सकते हैं, ऑफ मार्केट ट्रांसफर। अगेन इसमें एक डीमटेरियलाइजेशन का डेफिनेशन है जो हम अगेन नहीं समझा रहे हैं। फिर प्रोसीड्योर ऑफ डीमटेरियलाइजेशन है। प्रोसेस कैसे होगा डीमटेरियल का? सोचो मेरे पास कुछ शेयर्स ऐसे ही हाथ में पड़ा हुआ है, फिजिकल फॉर्म में पड़ा हुआ है, हम उसको डीमटेरियलाइज करना चाहते हैं, मतलब ऑनलाइन में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो कैसे करेंगे? इन्वेस्टर डीपी में जाके एक अकाउंट खोलेगा, फाइल डीमटेरियलाइज, एक फॉर्म भरेगा डीआरएफ नाम का। कोई भी अगर हम लोग कुछ भी ओपन करते हैं तो डेफिनेटली मुंह से तो बोलने से अकाउंट नहीं खुलेगा, एक फॉर्म भरते हैं जाकर, उस फॉर्म को फाइल डीमटेरियलाइजेशन रिक्वेस्ट फॉर्म कहते हैं। ये फॉर्म जाके हम लोग भर देते हैं, अपना शेयर सर्टिफिकेट देते हैं, मतलब पहले से मेरे पास कुछ शेयर्स होगा उसका प्रूफ देंगे कि मेरे को इतना शेयर्स को ऑनलाइन बनाना है। तो फॉर्म के साथ शेयर सर्टिफिकेट को अटैच करेंगे कि देखिए मेरे पास इस कंपनी का पहले से इतना शेयर्स है। इन्वेस्टर लॉजेस डीआरएफ एंड सर्टिफिकेट विथ डीपी। वो ये दोनों चीज जमा करेगा। लॉज करना मतलब जमा करना, यहाँ पे लिखा है भरेगा, यहाँ लिखा है जमा करेगा। डीपी सेंड सर्टिफिकेट। डीपी अगर एक्सेप्ट करता है तुम्हारा शेयर सर्टिफिकेट, ये सब चेक करेगा सच में शेयर्स है कि नहीं। अगर रहा तो वो हमको एक सर्टिफिकेट भेज देगा कि हाँ लो, तुम अब रजिस्टर्ड हो। और हमको डीआरएफ टू रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार कौन होता है? सारा शेयर सर्टिफिकेट का जो हिसाब किताब है वो रजिस्ट्रार रखता है। तो वो डीआरएफ किसके पास जाता है? रजिस्ट्रार के पास जाता है। रजिस्ट्रार कंफर्म डीमैट टू डिपॉजिटरी। रजिस्ट्रार कंफर्म करता है कि हाँ सब ओके है। डिपॉजिटरी को कौन बोलेगा सब ओके है? रजिस्ट्रार बोलेगा कि हाँ आपका सारा फॉर्म, सारा शेयर सर्टिफिकेट, ऑल आर ओके। ये कंफर्म करेगा। जैसे ही कंफर्म करेगा डिपॉजिटरी क्रेडिट इन्वेस्टर्स अकाउंट। डिपॉजिटरी क्या करेगा? इन्वेस्टर के अकाउंट में उतना शेयर्स ऑनलाइन डाल देगा। रीमटेरियलाइजेशन क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म से फिजिकल फॉर्म में आना। डीमटेरियलाइजेशन का उल्टा। अगर हम ऑलरेडी मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर है और हमको वो फिजिकल चाहिए, कागज की फॉर्म में चाहिए, तो हम रीमटेरियलाइजेशन करेंगे। इसका भी सेम स्टेप होता है। हम सेम एक फॉर्म भरेंगे, इसमें फाइल डीमटेरियलाइजेशन है, उसमें फाइल रीमटेरियलाइजेशन फॉर्म भरेंगे।
सेम अपना प्रूफ देंगे कि देखो मेरा पहले से शेयर्स है। फिर डीपी उसको रजिस्ट्रार को भेजेगा, रजिस्ट्रार उसको कंफर्म करेगा और डीमैट अकाउंट को क्लोज करके वो उसको रिमटेरियलाइज कर देगा, मतलब मेरे को फिर से कागज दे देगा। फंजीबिलिटी क्या होता है? फंजीबिलिटी का मतलब होता है the act states that all securities held in depository shall be fungible. All certificate of the same security shall become interchangeable. इसका मतलब क्या है? देखो, जब बैंक में जाके हम लोग के पास सोचो 20,000 रुपीज है, हम बैंक में जाके उस 20,000 रुपीज को जमा कर, बाद में जब हम कभी रुपया निकालेंगे तो हम जो नोट जमा किए थे वही डिट्टो वही नोट तो मेरे को नहीं मिलेगा, मेरे को और कोई भी नोट मिल जाएगा। तो ये एक्ट में लिखा हुआ है कि आपने जो नोट जमा किया है वही नोट आपको दोबारा नहीं मिलेगा। आपको 20,000 रुपया मिल जाएगा पर आपका डिट्टो वही नोट नहीं मिलेगा जो नोट आपने जमा किया था। नोट नंबर अलग होगा, नोट के नीचे जो नंबर होता है वो कोई कोई भी नंबर का मिल सकता है। तो इसके लिए बाद में आप कंप्लेन नहीं कर सकते कि मेरा खुद का रुपया मेरे को नहीं मिला, हम जमा किए थे ये नंबर का, मेरे को मिला है कोई दूसरा नोट। ये कंप्लेन ऑब्वियसली हम लोग नहीं करते हैं। तो ऐसा शेयर्स के केस में भी होता है। हम रिलायंस का 10 शेयर खरीदे और मेरे अकाउंट में पड़ा हुआ है, मेरे को जब चाहिए होगा बेचना होगा तो हम रिलायंस का 10 शेयर्स बेच सकते हैं, पर वही शेयर नहीं जो शेयर हम रखे थे, रिलायंस का 10 शेयर हम बेच पाएंगे। तो ये बात कि मेरे को डिट्टो नोट नहीं मिलेगा, वो इंटरचेंजेबल होगा, इस चीज को फंजिबिलिटी कहते हैं। ऑडिट अंडर सेबी, डेफिनेटली। और सेबी कोई फ्रॉड नहीं कर रहा है, सेबी खुद कुछ गलत नहीं कर रहा है। इसलिए सेबी क्या करता है, मतलब सेबी नहीं, हम मतलब डीपी, डीपी लोग कुछ गलत नहीं कर रहा है इसका हिसाब सेबी रखता है। मतलब सेबी ऑडिट करता है। कैसे ऑडिट करता है? अगर सोचो, सेबी तो हेड है, अगर सारे डीपी हम लोग का शेयर्स रखते हैं, अगर डीपी लोग कुछ फ्रॉड करेगा, जैसे बैंक्स का भी ऑडिट होता है, किसके अंडर कंट्रोल में? सेंट्रल बैंक के कंट्रोल में। सेंट्रल बैंक देखता है कोई बैंक फ्रॉड तो नहीं कर रहा है, वैसे ही सेबी देखता है कि कोई भी डीपी फ्रॉड तो नहीं कर रहा है। तो इसलिए सेबी के अंडर में ऑडिट होता है। एवरी इशूअर शैल सबमिट ऑडिट रिपोर्ट ऑन अ क्वार्टरली बेसिस। जितने भी इशूअर हैं, जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, सब अपना ऑडिट रिपोर्ट भेजता है क्वार्टरली बेसिस पे, मतलब हर 3 महीने में, टू द कंसर्न्ड स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज में जिस आदमी को देना है उसको भेजता है। ऑडिटेड बाय अ प्रैक्टिसिंग सीएस। जो सीएस होता है या सीए होता है वो लोग उसको ऑडिट करता है, मतलब ऑडिट करके साइन करता है। फॉर द पर्पज ऑफ रिकॉन्सिलेशन ऑफ द टोटल इशूड कैपिटल। पूरा चेक करता है कि आपका इशूड कैपिटल कितना है, आपका लिस्टेड कैपिटल कितना है, अभी कैपिटल कितना डिपॉजिटरीज में है डीमैट फॉर्म में, मतलब कितना शेयर्स लोगों ने खरीद रखा है। ये सब का प्रॉपर ऑडिट होता है, हिसाब किताब होता है, और उसको साइन करता है या तो सीएस या तो सीए। The audit report is required to give the updated shares of the register of members of the issuer। ऑडिट रिपोर्ट में हर एक मेंबर का डिटेल इंफॉर्मेशन होता है कि एक कंपनी का इतना सारा मेंबर है, इतना सारा शेयर्स है, इतने सारे लोग हैं उसके शेयर्स को खरीदे हुए। एंड कंफर्म दैट सिक्योरिटीज हैव बीन डीमटेरियलाइज्ड एज पर रिक्वेस्ट विद इन 21 days। फिर सोचो हम डीमटेरियलाइजेशन का फॉर्म भर के रिक्वेस्ट डालें, मेरा 50 दिन के बाद मेरा डीमटेरियलाइजेशन एक्सेप्ट हुआ, तो ये गलत बात है। अगर हम डीमटेरियलाइजेशन का फॉर्म जमा किए हैं वो डीआरएफ, तो विद इन 21 days मेरा डीमटेरियलाइजेशन हो जाना चाहिए, मेरा डीमैट अकाउंट खुल जाना चाहिए। तो वो भी चेक करता है कि क्या रिक्वेस्ट के 21 दिन के अंदर ही एक्सेप्ट, मतलब मेरा डीमैट अकाउंट खुल गया था, सब कुछ डीमटेरियलाइज हो गया था, ये भी चेक होता है कि ये प्रोसेस में बहुत टाइम तो नहीं ले रहा है हम लोग, विद इन 21 days डीमटेरियलाइजेशन हो जाना चाहिए, ये भी चेक करता है सेबी। इंटरनल ऑडिट ऑफ ऑपरेशन, इंटरनल ऑडिट होता है, ये दो तो लोगों से मतलब था, इसमें इंटरनल होता है। क्या होता है? द टू डिपॉजिटरी सर्विस प्रोवाइडर इन इंडिया, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड एनएसडीएल एंड सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड सीडीएसएल, ये दो डिपॉजिटरी सर्विस का हेड है। जो भी डीपी खुलता है ना,
डीपी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, वो इन दोनों के अंडर में खुलता है, ये दोनों डिपॉजिटरी है। जैसे सेंट्रल बैंक हम लोग का कौन है, सेंट्रल बैंक का नाम क्या है, एक ही है, आरबीआई। डिपॉजिटरी कितना है, दो है, एनएसडीएल और सीडीएसएल। ठीक है, ये टोटल दो है हम लोगों का, एक सीडीएसएल एक एनएसडीएल। तो सेंट्रल बैंक एक ही है, आरबीआई, पर डिपॉजिटरी दो है। जितना भी डीपी खुलता है इन दोनों के अंडर में खुलता है। तो हैव अलाउड सीएस इन होल टाइम प्रैक्टिस टू अंडरटेक इंटरनल ऑडिट। ये जो दोनों है, ये दोनों एक सीएस अपॉइंट करता है ये देखने के लिए कि इंटरनल ऑडिट करने के लिए, पहली बात सीएस अपॉइंट करता है, स्टेप स्टेप बता रहा है कि इंटरनल ऑडिट कैसे होता है। जो डिपॉजिटरी है एनएसडीएल और सीडीएसएल, ये दोनों ही एक सीएस को अपॉइंट करता है इंटरनल ऑडिट करने के लिए। Every participant shall ensure that an internal audit in respect of the operation of the depository is conducted at interval of not more than 3 months। मतलब सारा ही डीपी को, सारे ही डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को, पार्टिसिपेंट मतलब डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, डीपी, सारे डीपी को ये इंटरनल ऑडिट कराना होगा हर 3 महीने में। 3 महीने से ज्यादा लेट नहीं करना है, मतलब साल में 4 बार, हर 3 महीने में एक बार ये इंटरनल ऑडिट होना चाहिए, सीए से नहीं तो सीएस से, कोई एक जन आके ऑडिट करेगा डीपी का। Every participant shall ensure that an internal audit shall be conducted in respect of participants' operation relating to CDSL by a qualified से, सेम ही बात है, अच्छे से फिर से लिखा हुआ। कॉन्करेंट ऑडिट क्या होता है, the process of demat account opening, control and verification of delivery instruction slip is subjected to concurrent audit। कॉन्करेंट ऑडिट में क्या होता है, सिर्फ डीमैट अकाउंट का ऑडिट होता है कि कैसे खुला, टाइम पे खुला या नहीं, मतलब ओपनिंग रिलेटेड, फिर कंट्रोल रिलेटेड कि ठीक से ऑपरेट तो हो रहा है ना, और वेरीफाइड कि कोई फ्रॉड लोग तो अकाउंट नहीं खोल लिया है। जैसे डीमैट अकाउंट खुलता है तो कंपनी डीपी को फायदा होता है, कमीशन मिलता है, वो ब्रोकर है, ब्रोकरेज मिलता है, तो किसी से भी खुलवा लेता है या अच्छे से वेरिफिकेशन करता है। जैसे हम लोग ऑनलाइन खोलते हैं तो बोलता है आधार कार्ड जमा करिए, फिर आधार कार्ड को वेरीफाई करता है, फिर बोलता है अपना फोटो खींच के दीजिए, अभी लाइव फोटो खींच के दीजिए, पहले का फोटो नहीं, अभी फोटो खींचिए और दीजिए। तो ये सब वेरिफिकेशन प्रोसेस है, अगर हम फुलफिल नहीं करेंगे तो नहीं मेरा खुलना चाहिए, अगर फिर भी खोल दे रहा है तो डीपी गलत कर रहा है, तो वो चेक करना सब कॉन्करेंट ऑडिट है। डीमैट अकाउंट से रिलेटेड चीज को चेक करना इज कॉन्करेंट ऑडिट। डीपी हैव टू अपॉइंट अ सीए एंड सीएस फॉर कंडक्टिंग द कॉन्करेंट ऑडिट। ये वाला कॉन्करेंट ऑडिट भी सीए या सीएस करता है, जिसको डीपी अपॉइंट करता है खुद। द ऑडिटर शुड वेरीफाई ऑल डॉक्यूमेंट। ऑडिटर आके क्या करेगा, सारे डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करेगा जो अकाउंट खोलने के टाइम पे वो लोग क्लाइंट से लेता है, मतलब हम लोग जो जमा देते हैं वो सब चेक करेगा। रोल ऑफ सीएस क्या है, सीएस का क्या काम है, राइट टू लीगल रिप्रेजेंटेटिव, जिस कंपनी का वो काम कर रहा है उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव बनता है। मतलब कल को अगर वो डीपी कोई चक्कर में फंस गया, कोई केस में फंस गया, तो सीएस उसको रिप्रेजेंट करेगा कोर्ट में, लीगल मैटर में। इंटरनल ऑडिट कौन करता है, सीएस करता है। रिकॉन्सिलेशन मतलब मिलाना, जो जितना कैपिटल, जितना शेयर कैपिटल दिख रहा है उतना ही शेयर कैपिटल एक्चुअली है या नहीं, उसको मैच करना सीएस का काम है। कॉन्करेंट ऑडिट कौन करता है, सीएस। तो ये चारों काम कौन करता है, सीएस करता है। क्वेश्चन किस तरीके का एग्जाम में आ सकता है, ब्रीफली एक्सप्लेन द, ये जून 2021 में आया, एकदम लेटेस्ट अभी। ब्रीफली एक्सप्लेन द प्रोसीड्योर फॉलोड बाय द डीपी विथ रिगार्ड टू इशुएंस ऑफ डीआईएस, डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप एंड वेरिफिकेशन फॉर द सेम। जो अभी हम यहाँ पे बोले कि उसका काम है डीमैट अकाउंट ठीक से स्लिप जा रहा है कि नहीं, वेरिफिकेशन हो रहा है कि नहीं, इसके ऊपर प्रॉपर लिखना है कि डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप इशू होता है और फिर वो वेरीफाई होता है। फिर लिखा है द होल्डिंग ऑफ सिक्योरिटीज इन डीमटेरियलाइज फॉर्म इज नॉट मैंडेटरी। लिखा है क्या डीमटेरियलाइज रखना शेयर्स को मैंडेटरी नहीं है, मतलब कंपलसरी नहीं है। डिपॉजिटरी एक्ट 1996 गिव्स द ऑप्शन टू इन्वेस्टर्स टू रिसीव, एक्चुअली देखो
हुआ क्या था, बोल रहा है डीमटेरियलाइज करना कंपलसरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। जब 1996 में ये एक्ट बना था तब कंपलसरी नहीं था, तब वो ऑप्शन दिया था। आपको मन है तो फिजिकल शेयर्स घर पे रखो, खरीद बेच करो फिजिकली। आपको मन है ऑनलाइन कर लेने का तो आप ऑनलाइन कर लो, डीमटेरियलाइज कर लो। ऐसा डिपॉजिटरी एक्ट बोला। पर बाद में जब सेबी आया, अब जब आज का जमाना में सेबी बोला कि अब कोई ऑप्शन नहीं है, अगर आपके पास लिस्टेड सिक्योरिटीज है, मतलब आप कोई शेयर्स एनएससी बीएससी से खरीद रहे हो, तो आपको डीमैट मोड में ही खरीदना होगा। आज के डेट में हम लोग किसी का सुने हैं वो जाके पेपर में शेयर्स खरीदा? नहीं। हम लोग साइट खोलते हैं एनएससी बीएससी का और ऑनलाइन खरीद बेच करते हैं। अब सेबी बोला है कि खरीदना होगा। SEBI has notified that settlement of market trade in listing securities should take place only in the demat mode. पर डिपॉजिटरी एक्ट ऑप्शन दिया था, मन है तो आप फिजिकल रखो, मन है तो आप डिमेटेरियलाइज कर दो। पर सेबी नोटिफाई किया कि इट इज कंपलसरी टू बाई एंड सेल, कोई भी ट्रांजैक्शन करना है तो वो डीमैट मोड में ही करना होगा।